हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित बीए फर्स्ट ईयर, एमए की क्लासों में और बीए थर्ड ईयर में भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो उनसे संबंधित अपन बातचीत करेंगे। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है और ये ब्रिटिश राजनीतिक विचारक था जिसने उदारवादी धारणा को जन्म दिया। 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई, उस समय लोग था, उसने इस क्रांति को देखते हुए और लोगों की जो डिमांड थी कि ये क्रांति क्यों हुई, उसके बारे में विचार करते हुए उदारवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो आइए अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम आधुनिक युग को उदारवाद का युग कहें तो कोई गलत नहीं होगा। उदारवाद आधुनिक युग की अत्यधिक प्रभावशाली विचारधारा है जिसने यूरोप के सभी देशों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उदारवाद का इतिहास आधुनिक पश्चिम दर्शन का इतिहास बन गया। मतलब क्या कि तुरंत लोगों ने वहाँ अलग अलग मांगे की कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर धर्म और शासन का अत्यधिक नियंत्रण हो गया था और जो धर्म के द्वारा लोगों को बार बार प्रभावित किया जा रहा था कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के अनुरूप है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। वो तो धीरे धीरे की एक सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा बन गई थी। बहुत से राजनीतिक तथा आर्थिक आंदोलनों का विरोध किया तथा मानव इतिहास को प्रभावित किया। चूँकि यह एक अत्यंत लचीली तथा गतिशील विचारधारा रही, अतः संकटों चुनौतियों के बावजूद भी आज भी प्रभावशाली, आज भी उदारवाद की विचारधारा। अभी इसमें अपन बात करते हैं कि उदारवाद से तात्पर्य क्या है। देखिए, उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरलिस से हुई है। किससे हुई है? लिबरलिस से, और जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, अर्थात व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना ही उदारवाद है। और ये व्यक्ति की मांग थी कि उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय धर्म का अत्यधिक नियंत्रण हो चुका था व्यक्ति पर, और दूसरा शासन सत्ता का। तभी तो वहाँ पर दो तलवारों का सिद्धांत भी प्रचलित था। एक धर्म की सत्ता थी और दूसरी राज्य की। अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है। मूलतः लिबरल विशेषण ऐसे व्यक्ति या ऐसे सिद्धांत के साथ लगाया जाता था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे। अब अपन बात करेंगे कि उदारवाद क्या था। कि इंग्लैंड में जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर तो बहुत पूर्ण नियंत्रण था कि आप ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, और ऐसा होगा तो धर्म होगा, ऐसा करेंगे तो आप राज्य का विरोध नहीं कर सकते, आप धर्म का विरोध नहीं कर सकते। इस प्रकार लोगों पर अत्यधिक नियंत्रण हो गए थे और जनता इनसे परेशान होकर के इन जो धर्म और जो राज्य सत्ता है उसका विरोध करने लगी थी और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। इसी को हम उदारवाद के रूप में लेते हैं। यह स्पष्ट कर पाना कि उदारवाद क्या है बहुत कठिन है, क्योंकि यह कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं और न ही किसी विशिष्ट विचारक से बंधी हुई है। इतना ही नहीं, यह एक किसी कालखंड से जुड़ी हुई भी नहीं है। ये एक निश्चित समय से भी नहीं जुड़ी है, किसी विचारक से नहीं जुड़ी है, किसी राजा से नहीं जुड़ी हुई है। संपूर्ण दुनिया में जब व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रताओं की मांग उठाई और स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की या स्वतंत्रता चाही, उसी को उदारवाद कहा जाता है। इसमें अनेक विचार शामिल हैं, जैसे प्राचीनवाद की शासन की निरंकुशता का, कि शासन की निरंकुशता का विरोध किया गया, चाहे वह किसी राजा की हो अथवा किसी वर्ग की। मध्य युग की सामंतवादी शासन व्यवस्था का तथा चर्च के अधिनायकवादी विशेषाधिकारों का विरोध किया, और दूसरी ओर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया, अर्थात व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए जिससे वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। प्रोफेसर हेलाल लास्की ने लिखा है कि उदारवाद की व्याख्या करना, उसकी परिभाषा देना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत हित अलग अलग होते हैं और वो उसी प्रकार के अपने व्यक्तिगत हितों के अनुसार ही अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है। तो इसमें उदारवाद के अर्थ को समझने के लिए अपन कुछ व्यक्तियों को समझते हैं। एक नंबर है, यह अनुदारवाद का विलोम नहीं है। इसका मतलब उदारवाद है जो अनुदारवाद का विलोम नहीं है। उदारवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, जबकि अनुदारवाद व्यक्ति की
स्वतंत्रता के विपक्ष में नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति को स्वतंत्रता देना नहीं चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उदारवाद अनुदारवाद का विलोम है। तो यह उदारवाद का अनुदारवाद का विलोम नहीं है। यह सही है कि उदारवाद विशेष रूप से इंग्लैंड में प्रचलित अनुदारवादी दृष्टिकोण की विरोधी विचारधारा रही है, जिसने सदा परिवर्तन का समर्थन किया है। तो उदारवादियों ने किसका समर्थन किया है? परिवर्तन का। इंग्लैंड में स्थापित अनुदारवाद सुधार व परिवर्तनों का विरोधी था, और जो अनुदारवादी थे वो परिवर्तनों के विरोधी थे और उदारवादी परिवर्तनों की मांग कर रहे थे। वह राजाओं, सामंतों व चर्च के अधिकारियों के विशेषाधिकारों की रक्षा का प्रतीक था, किंतु उदारवाद ने सभी क्रांतिकारी परिवर्तनों का पोषण किया। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। तो उदारवाद किसका प्रतीक बन गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। अमेरिका व फ्रांस में हुई क्रांतियों का वह पोषक था। जो क्रांतियाँ हुई अमेरिका में हुई, फ्रांस में हुई, उसका पोषक था। अतः उदारवाद को अनुदारवाद की विपरीत विचारधारा समझा जाने लगा, जबकि ये ऐसा नहीं था। अतः उदारवाद को अनुदारवाद की विपरीत विचार समझा जाने लगा। वस्तुतः यह भ्रांतिपूर्ण है। उदारवाद ने आधुनिक युग के समाजवादी व साम्यवादी विचारों का भी विरोध किया है। 2 नंबर है उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं। व्यक्तिवाद का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेसस फेयर की धारणा जॉन लॉक ने दी है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद और व्यक्तिवाद में अंतर पाया जाता है। 3 नंबर है उदारवाद तथा लोकतंत्र पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद स्वतंत्रता का पक्षधर है, लेकिन लोकतंत्र का और उदारवाद का एक अर्थ नहीं है। कतिपय विद्वान लोकतंत्र को उदारवाद का पर्यायवाची मान बैठे हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। यह सही है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध जरूर है, किंतु दोनों कदापि एक नहीं। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है। उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? समानता, जबकि उदारवाद का मूल आधार स्वतंत्रता है। सार्टोरी के शब्दों में उदारवाद का संबंध राजनीतिक पराधीनता, व्यक्तिगत पहल तथा राज्य के स्वरूप से है, जबकि दूसरा समानता, सामाजिक एकता और कल्याणकारी नीति संबंधी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। 4 नंबर का पॉइंट है उदारवाद लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण है। उदारवाद क्या है? लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का मिश्रण, जिसमें लोकतंत्र की समानता और व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो उदारवाद बन जाता है। सही मायने में उदारवाद लोकतंत्र तथा व्यक्तिवादी विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। मैकवर्न के शब्दों में एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 विभिन्न तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद। पॉइंट नंबर 5 है उदारवाद सामाजिक कल्याण की उपेक्षा नहीं करता। उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानने वाला उदारवाद सामाजिक हित की उपेक्षा नहीं करता है। उदारवाद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को साध्य मानना है, लेकिन यह समाजवाद का विरोध नहीं करता है, सामाजिक हितों का विरोध नहीं करता है। यद्यपि वह राज्य को साधन के रूप में स्वीकार करता है तथा व्यक्ति स्वतंत्रता को उस सीमा तक सीमित करने का आदेश देता है जहाँ तक सामूहिक हितों की व्यक्ति को इतनी ही स्वतंत्रता दी जाए जिससे वह सामाजिक हितों की उपेक्षा न कर सकते, दूसरे के हितों की उपेक्षा न करे, दूसरे की स्वतंत्रता का हरण न करे, इतनी ही स्वतंत्रता का पक्षधर है। सार्टोरी लिखते हैं कि साधारण शब्दों में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व्यवहार है। आगे अपन बढ़ते हैं। उदारवाद में 2 प्रमुख मुद्दों पर बल दिया जाता है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके और उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाता है। जो निरंकुश शासन था, धर्म की निरंकुशता थी, राज्य की निरंकुशता थी, उसका विरोध किया गया। दूसरे इसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। आज उदारवाद व्यक्तिवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के मिश्रण के रूप में विकसित एवं पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा कही जा सकती है। अब देखिए उदारवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उदारवाद का जन्म कैसे हुआ, क्या कारण रहा कि उदारवाद के और लोग बढ़े। तो पहला कारण ये था, 1 नंबर पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है कि जैसे पाश्चात्य में नए नए विचारक हुए, धर्म सुधार हुए, अनेक विचारों का नया आविर्भाव हुआ कि धर्म के प्रति, कि धर्म क्या है और हमारा जीवन क्या है, इसके प्रति जागृति बढ़ी, तो फिर
लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। जैसे पुनर्जागरण का दौर 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ, बाद में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूरोप तक फैल गया। धार्मिक चर्च के पारलौकिक दृष्टिकोण का विरोध हुआ और व्यक्ति के संबंध में लौकिक दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी कला और साहित्य के चर्च के क्षेत्र में चर्च के एकाधिकार का अंत हो गया। तो जो चर्च जो थी धर्म का एक अड्डा था, उसका नियंत्रण कम हो गया था। इसमें धार्मिक उपदेशों की जगह मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी। इसमें राजनीति मानववाद को बढ़ावा मिला। 2 नंबर है धर्म सुधार। मध्य युग में पोप का धार्मिक क्षेत्र में एकाधिपत्य था। जो पोप जो ईसाई धर्म का धर्मगुरु था, उसका एकाधिपत्य था, उसकी निरंकुशता का सर्वत्र विरोध होने लगा। मार्टिन लूथर और काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया। जो धर्म की निरंकुशता थी, ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा करोगे तो धर्म हो जाएगा, धर्म आपको ये नहीं करने देगा, ऐसी चीज़ें थी जो उसका विरोध हुआ। इससे धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्रता का मार्ग खुला। लास्ट के शब्दों में धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति दिलाने वाले सिद्ध हुए। और तीसरा था कि निरंकुश शासनों का विरोध। तो उदारवादी विचारधारा निरंकुश शासन का विरोध कर रही थी कि राजाओं की निरंकुशता से, धर्म की निरंकुशता से जो जनता परेशान थी वो अब मुक्त होना चाहती थी। जैसे यूरोप के देशों में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गए थे। ये राज्य अपनी उत्पत्ति का आधार देवी सिद्धांत को मानते थे, अर्थात राजा अपने आप को ईश्वर मानता था, देवता, जिसमें राज्य असीम निरंकुशता शक्तियाँ रखता था। इस दृष्टिकोण का विरोध होना स्वाभाविक था। जॉन लोक, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों ने देवी सिद्धांत और उससे उत्पन्न निरंकुश शक्ति पर प्रहार किया। औद्योगिक क्रांति। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने से लोगों को कार्य में वृद्धि हो गई। इससे भी धर्म और राज्य की सतह पर नियंत्रण हुआ या उनके नियंत्रण में कमी आई। 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप नए उद्योगों की स्थापना, नए बाजारों, नए शहरों के निर्माण को बढ़ावा मिला। नई तरह की कला, कौशल और शिक्षा की आवश्यकता पैदा हुई और उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों का एक नए मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, जिसने सामंतवाद पर आधारित विशेषाधिकारों को चुनौती दी। इस प्रकार स्वतंत्रता का उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षण। तो देखिए, उदारवाद के मूल लक्षण क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है सार्वजनिक कल्याण। उदारवाद की मूल धारणा है कि सभी का कल्याण होना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। उदारवाद सार्वजनिक कल्याण की भावना से उत्प्रोत है। यह औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न स्थितियों से मानव मात्र का हित चाहकर सब जन सुखाय एवं सब जन हिताय की भावना को बलवती करता है एवं पूंजीवाद का शत्रु नहीं है, अपितु समस्त व्यक्तियों एवं संपूर्ण समाज का भला चाहता है। दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता। तो उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का पक्षधर है कि प्रत्येक नागरिक को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल पोषक है। नागरिकों को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। निश्चित विधान एवं विधि की व्यवस्था चाहता है। स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो सके तथा व्यक्ति के विकास। 3 नंबर है मानवीय विवेक में विश्वास। तो उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है कि उदारवाद व्यक्ति को पागल या अबुद्धिवाद के सिद्धांत का समर्थन यह नहीं करता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को बुद्धि और विवेक का समर्थन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, वो अपना भला स्वयं देख सकता है और अपना अच्छे के लिए कार्य कर सकता है तथा भावना विश्वास पर विवेक का अधिकार चाहता है। उससे ऐसा लगता है कि उदारवाद भावना पर विवेक को प्रधानता देकर स्वतंत्र चिंतन के महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है। उदारवाद के अनुसार किसी भी निर्णय की कसौटी अंधविश्वास या परंपरा नहीं, अपितु बुद्धि है, अर्थात विवेकशीलता का समर्थन करता है। और प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, वह अपना भला अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसके राज्य और धर्म का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। उदारवाद का मानना है तो व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, अर्थात व्यक्ति के हितों के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, न कि राज्य के हितों के लिए व्यक्ति का निर्माण। इसलिए व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साधन है। तो उदारवाद व्यक्ति गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन हैं। इस विचारधारा के समर्थक का कथन है कि समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सरकार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। 5 नंबर है सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना। उदारवादियों का मानना है कि एक सीमित शासन की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा नहीं जिसका संचालन संविधान के अनुरूप हो, कि एक राज्य अत्यधिक नियंत्रण कर ले अपने नागरिकों को, इसका विरोध किया है। नेक्स्ट, समाज में कर्मिक परिवर्तन के उदाहरण। उदारवादियों का मानना है कि समाज में निरंतर कर्मिक परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन अर्थात सुधार होना चाहिए, जिससे दुर्बल वर्ग का कल्याण हो
कार्ल पॉपर ने समाज के कर्मिक परिवर्तन की अवधारणा का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। इसके सामाजिक निर्माण या खंडशः निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पॉइंट नंबर 7 है आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवादियों को मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह धन कमा सके अपनी इच्छा अनुसार और अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उदारवाद व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। राज्य को आवश्यक कर ही लगानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने तथा खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का राज्य और धर्म का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 8 नंबर रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। उदारवादी रूढ़ियों और प्राचीन परंपराओं का विरोध करता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण होता है। उदारवाद व्यक्ति को प्राचीन रूढ़ियों परंपराओं का दास नहीं बनाना चाहता। परंपराएं चाहे कितनी ही अच्छी हो, किंतु उनके अभिव्यक्ति का उदारवादी विरोध करते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा। उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में आए तो लोक ने 3 अधिकार बताए: जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। नैसर्गिक अधिकार बतलाया और इनकी राज्य को रक्षा करनी चाहिए। तो लोक ने कितने अधिकार बताए? 3। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता। उदारवादियों के अनुसार सरकार का निर्माण एवं विघटन जनता का अधिकार है। सत्ता का अधिवास जनता में होता है तथा जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, लोकतंत्र विश्वास। उदारवादियों का लोकतंत्र में विश्वास है। वे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, राज्य का उचित हस्तक्षेप। उदारवादियों का मानना है कि राज्य पूर्ण स्वतंत्रता नागरिकों को न दें, जिससे लोग अपनी मनमानी कर सकें। तो उचित रूप से राज्य का नियंत्रण भी होना चाहिए। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की मांग करते हैं, व्यवस्था की मांग करते हैं कि सभी का कल्याण होना चाहिए राज्य के द्वारा, कि कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग, कोई भी वर्ग का व्यक्ति वंचित नहीं होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विश्वास पर अडिग रहे, अपने विश्वास को माने, उसके विश्वास पर किसी का नियंत्रण न हो, किसी को बाध्य नहीं किया जाए। अगला है नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं में मिश्रण। आधुनिक उदारवाद न केवल नैतिकता पर बल देता है, अपितु भौतिक उपलब्धियों को भी आवश्यक मानता है। भौतिक उन्नति नैतिक उन्नति की पूरक है, किंतु वह अनुचित और अनैतिक साधनों का विरोधी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि सभी देश हैं धरती पर, जो भी लोग हैं उनकी आवश्यकताएं और नैतिकता और उनके विचार, उनकी भावनाएं समान हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से ये नहीं है कि उनके साथ अहित कर दें, उनका बुरा कर दें, ऐसा नहीं है। तो पूरे विश्व के लोगों के साथ कल्याण की बात करता है। उदारवाद के प्रकार। उदारवाद 2 प्रकार का होता है। नकारात्मक उदारवाद, जिसको परंपरागत उदारवाद भी कहा जाता है। दूसरा सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। इसमें देखिए नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद क्या है। इसमें क्या है, नकारात्मक उदारवाद का मतलब व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, न तो राज्य का न धर्म का। लेकिन ऐसा अधिकार व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होते ही व्यक्ति मनमानी करने लगता है, जिससे दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है। अर्थात व्यक्ति को दूसरों के अधिकारों का हनन करने की सूचना नहीं होनी चाहिए। यह नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह सामंतवादी के खिलाफ राजनीतिक स्वतंत्रता, पोपशाही के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव माना गया है, जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। राज्य को सीमित और नकारात्मक भूमिका प्रदान की गई है। व्यक्ति के अधिकारों और सत्ता को प्राकृतिक मानते हुए राज्य के हाथों में राज्य सत्ता जनता की अमानत समझा गया है। अर्थात व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होने चाहिए या इच्छा अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड की 1688 गोरखपुर क्रांति को इतिहास की पहली उदारवादी क्रांति माना जाता है। तो पहली उदारवादी क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में हुई 1688 में। तो ये अपन बात करते हैं कि संविधान के अनुरूप ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, समानता प्राप्त होनी चाहिए। विरोध का अधिकार, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, जॉन लॉक की करती शासन पर 2 निबंध और अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा उदारवाद के इस दौर के महान स्मारक हैं। आगे चलकर उपयुक्तवादी विचारक बेंथम और जयस्मिल ने जिस अंग्रेजी उपयुक्तवाद की नींव रखी, उन्हें राजनीतिक उदारवाद दार्शनिक आधार प्रदान किया। तो इसमें देखिए क्या क्या संक्षेप में नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख मान्यता इस प्रकार है। 1 नंबर, व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक आदि में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, सभी क्षेत्रों में।
दूसरा है स्वतंत्रता का तमाम प्रकार की सत्ताओं से मुक्ति। तीसरा, कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। तो कानून का आधार विवेक होना चाहिए, आदेश नहीं। 4 नंबर, सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराई तथा जो सरकार कम से कम शासन करे वह। तो उदारवादियों की मूल विशेषता यह है कि वह सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। 5 नंबर, राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को किसी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 6, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद या लेसे फेयर के सिद्धांत को मान्यता कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य की धारणा। इसमें देखिए राज्य का सिद्धांत, इसमें 19वीं शताब्दी में नकारात्मक उदारवाद पर आधारित स्वतंत्र पूंजीवादी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की गंभीर परिणाम दिखाई। पूंजीवाद की प्रगति से एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसके पास बेचने के लिए अपनी श्रम शक्ति था, अलावा कुछ भी नहीं था। तो इसमें क्या, मजदूरों की संख्या बढ़ गई। पूंजीवाद के विकास के कारण इस वर्ग के शोषण एवं अत्याचार बढ़े। अनेक उदारवादी लेखकों ने इसकी आलोचना की। कार्लाइल, रस्किन, विलियम मॉरिस जैसे साहित्यकारों, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर जैसे पादरियों ने और रॉबर्ट ओवन जैसे पूंजीपतियों ने मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों की ओर आम जनता का ध्यान खींचा। मजदूर वर्ग के आर्थिक शोषण की वजह से उदारवादी दर्शन चरमराने लगा। तो इसलिए क्या कि कुछ निश्चित सीमा में ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसका पक्षधर था कौन? सकारात्मक उदारवाद। कार्य, अतः राज्य के कार्यों, स्वतंत्रता, राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध आदि के बारे में विचार बदलने लगे कि व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हरण न हो। सकारात्मक उदारवाद का दर्शन J.S. मिल, T.H. ग्रीन, अर्नोल्ड हॉबाउस, रिचर्ड हॉब्सन, लॉस्की, केन्स आदि के विचारों में मिलता है। इसमें देखिए 1 नंबर है, सकारात्मक उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया। दूसरा, राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा गया, अपितु राज्य को आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण माना गया। स्वतंत्रता सकारात्मक इसे राज्य के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्यों द्वारा स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन संसदीय जनता अर्थात उदारवाद लोकतंत्र का समर्थक है। राज्य की शक्ति पर अंकुश रहना चाहिए तथा असीमित नहीं होनी चाहिए। पूंजीपतियों को राज्य नियंत्रित कर सकता था, उन पर टैक्स लगाकर समाज कल्याण के लिए धन एकत्रित किया जाना। सकारात्मक उदारवाद का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ है। प्रमुख उदारवादी विचारक, तो अपने देखते हैं कि उदारवादी विचारक कौन थे। तो देखिए पहला था जॉन लॉक, इसे उदारवाद का जनक कहा जाता है। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने उदारवाद के लिए कार्य किया। ये उदारवादी, ये अधिक से अधिक स्वतंत्रता का समर्थन किया व्यक्ति का। लोक प्रजातंत्र उदारवाद की आधारशिला है गेटेल के अनुसार। दूसरा विचारक था J.S. मिल। J.S. मिल के विचारों में उपयुक्तवाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद का पूर्ण सामंजस्य मिलता है। इसने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्यों की स्वतंत्रता। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का भी पक्षधर रहा है J.S. मिल। नेक्स्ट जो विचारक था हर्बर्ट स्पेंसर। सेबाइन के अनुसार J.S. मिल के साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर राजनीतिक उदारवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता है। स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति का विकास प्राकृतिक ढंग से उसी तरह स्वतंत्रपूर्वक होना चाहिए जिस तरह मानव के अतिरिक्त किसी अन्य जीव का। जिस प्रकार जीव स्वतंत्र है, उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं। तो जैसे जीव जंतु जी रहे हैं वैसे ही व्यक्ति को भी अकेला छोड़ देना चाहिए। जो प्राकृतिक संघर्ष में जीवित बचेंगे, अपना जीवन जिएंगे, उसी प्रकार की स्वतंत्रता का पक्षधर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। T.H. ग्रीन, अगला जो उदारवादी विचारक T.H. ग्रीन के विचारों में आदर्शवाद के साथ साथ उदारवाद का पक्ष भी दिखाया जाता है। ये भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामान्य इच्छा आदि की बात करता है कि व्यक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। तो व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है T.H. ग्रीन। अगला विचारक है हॉबाउस। हॉबाउस के चिंतन में सकारात्मक उदारवाद के दर्शन होते हैं। हॉबाउस जैसे नवउदारवादी विचारकों ने इसे नकारात्मक दृष्टिकोण का खंडन किया है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंध का अभाव। उसने अपनी प्रतिबद्ध करती एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस में लिखा कि स्वतंत्रता की आधारशिला सामाजिक बंधन की आध्यात्मिक प्रकृति और सर्वहित युक्त होनी चाहिए। कि स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करे, अर्थात सार्वजनिक हितों की उपेक्षा
न कर सके। अगला विचारक उदारवादी है लॉस्की। हेराल्ड लॉस्की ने उदारवाद और समाजवाद के समन्वय को पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचाया है। तो किसने पहुंचाया है? लॉस्की ने। लॉस्की ने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। इसका कार्य है सबकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति और मनुष्य के उन हितों का संरक्षण जिन्हें उनका सरोकार नागरिक के रूप में होता है। तो लॉस्की भी एक उदारवादी विचारक है। उदारवाद की आलोचना भी अनेक विचारकों ने की है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर, राज्य आवश्यक बुराई नहीं। उदारवादियों को मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, किंतु यह धारणा सर्वथा भ्रामक है। हम जानते हैं कि राज्य का निर्माण मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। उसका आदर्श मानव कल्याण में वृद्धि, तो राज्य मानव कल्याण की वृद्धि करता है, तो ये आवश्यक बुराई नहीं है। दूसरा, राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। राज्य में ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। तीसरी, खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लाभदायक नहीं होती। जो खुली प्रतियोगिता सभी लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो दुर्बल वर्ग के लिए अहितकारी होगी, क्योंकि जो सबल वर्ग है वो दुर्बल वर्ग को अपना दास बना लेगा और दुर्बल वर्ग भुखमरी का शिकार हो जाएगा। खुली प्रतियोगिता का लाभ शक्तिशाली को मिलता है। भुखमरी, अस्वस्थता, अयोग्य तथा दासता आदि स्वतंत्र प्रतियोगिता परिणाम है। तीसरे, खुली प्रतियोगिता के भयानक परिणाम है। 4 नंबर, पूंजीवादी वर्ग का दर्शन। उदारवाद में जब व्यक्तियों को अत्यधिक सूचना, तो कुछ लोग पूंजीवादी होंगे, वो अधिक पैसे वाले हो जाएंगे, अधिक धनवान हो जाएंगे और गरीबी, भुखमरी सभी जो है बढ़ जाएंगे। अगला है समानता के बारे में भ्रमात्मक धारणा। समानता की बात उदारवादियों ने भ्रामक धारणा की समानता इस युग में हो नहीं सकती, कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी किसी भी समानता की बात करना व्यर्थ है, और आर्थिक समानता उदारवाद में हो नहीं सकती। सामाजिक परिवर्तन पर गलत सिद्धांत, कि सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत। उदारवाद की मान्यता है कि कर्मिक विकास के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव है, किंतु वास्तविकता यह है कि वर्ग विभाजित समाज में परिवर्तन वर्ग संघर्ष तथा क्रांति द्वारा ही होता है। उदारवाद के विकास में आरंभ पूंजीवादी वर्ग का सामंतशाही से चलता है। इंग्लैंड एवं फ्रांस के क्रांतिकारियों के माध्यम से समाज में परिवर्तन का बिगुल बजा। यदि उस समय परिवर्तन क्रम से विकास द्वारा नहीं हुआ तो पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन भी कर्मिक विकास द्वारा संभव नहीं है। तो ये रहा, तो ये आपका उदारवाद पूरा हुआ। आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी अब पूछा जाता है, उदारवाद से संबंधित प्रश्न आता है, और थर्ड ईयर में भी पूछा जाता है, तो पूरा इसका उत्तर है। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं।